जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में हिंदी व्याकरण भाषा के लक्षण के बारे में आज बताने जा रहे हैं साथियों। तो इस वीडियो का आज आपका पार्ट 3 वीडियो है हिंदी व्याकरण का। इसके पहले मैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और उसे भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। तो साथियों आज जो है हम हिंदी व्याकरण में जो कि पार्ट 3 का वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, इसमें भाषा के लक्षण के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने भाषा का परिचय देखे थे। आज आपको इस क्लास में क्लास में भाषा के लक्षण के बारे में देखेंगे। तो भाषा का लक्षण क्या होता है साथियों, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखे कि भाषा के लक्षण। यहाँ पर हम कुछ भाषा के लक्षण लिखे हैं जो कि 4 लक्षण लिखे हुए हैं। पहला लक्षण देखिए क्या कह रहा है कि भाषा मूल रूप से ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था होती है। यानी जो आपका भाषा जो होते हैं, यानी जो हम बोलते हैं और जो आप कुछ भी बोलते हैं वो क्या एक भाषा है। तो भाषा जो है मूल रूप से ध्वनि माने क्या हुआ कि जो मुंह से जो निकल रहा है साउंड, ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। जो भी जैसे कि जो हमारे माउथ से जो भी निकल रहे हैं वो क्या निकल रहा है, एक प्रकार का ध्वनि निकल रहा है। तो ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था होती है। कौन? भाषा होती है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, दूसरा नंबर में लिखा है कि भाषा मानव के मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यानी जो भाषा होती है, मानव यानी मनुष्य यानी हम लोग क्या है, एक मानव है। तो मानव के मुख से यानी हमारे मुख से क्या निकल रहा है, एक भाषा निकल रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 2 नंबर में कि भाषा जो है मानव के मुख से निकली अभिव्यक्ति है। ठीक। तीसरा नंबर समझिए, तीसरा में क्या कर रहा है कि भाषा जो है विचारों और भावों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। यानी जो भाषा होता है साथियों, नंबर 3 का पॉइंट समझिए। भाषा जो होता है विचारों और भावों, यानी विचारों और भावों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन होता है। कौन? भाषा। भाषा जो है हम लोगों का जो भी विचार हम लोग के माइंड में आता है और भाव, तो विचार और भाव ये दोनों जो है मिलकर क्या करता है, भाषा का आदान प्रदान करता है और एक सामाजिक का ये क्या होता है, एक साधन होता है। कौन? भाषा। तो भाषा क्या होता है, सामाजिक साधन भी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी विचार और भाव जो भी हमारे माइंड में जो भी आते हैं वह दोनों को क्या करता है, आदान प्रदान करके एक सामाजिक साधन के रूप में प्रकट करते हैं। तीसरा समझ गए। चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है कि भाषा के शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। रूढ़ को अभाज्य भी बोलता है। रूढ़ माने हुआ कि जैसे कि मैथ में आप लोग पढ़े होंगे रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, जो कि जैसे कि मान लीजिए 3 जो है एक का पहाड़ा और खुद का पहाड़ा में आता है, तो इसको 3 को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। तो उसी तरह भाषा में भी होता है। भाषा के जो शब्दों होते हैं, भाषा के कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका अर्थ प्रायः क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं उनका। यानी उनका जो है कई भाषा के ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रूढ़ मिलेगा, यानी अभाज्य होते हैं। तो भाषा के शब्दों के अर्थ प्रायः क्या होते हैं साथियों, तो रूढ़ होते हैं। अब हम जो है देखते हैं भाषा की परिभाषा और इनके रूप को समझते हैं। अब साथियों देखते हैं भाषा की परिभाषा देखते हैं। तो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न पूछता है कि भाषा किसे कहते हैं। ये प्रश्न जो है 2 नंबर का एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो यदि एग्ज़ाम में यदि आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, या भाषा की परिभाषा लिखे या भाषा की परिभाषा दे, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो उसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखिएगा साथियों, कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा तो एक तरह से मनुष्य क्या होता है, मानव का क्या एक साधन होता है। क्या होता है? एक साधन होता है। और यह जो भाषा जो है एक प्रकार का क्या है, साधन है। तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों और विचारों को
मनोभावों एवं विचारों को क्या करता है, वह बोलकर या लिखकर क्या करता है साथियों, प्रकट करता है दूसरे के सामने। तब हम उनको तब क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार से भाषा की परिभाषा जो है यह स्पष्ट होता है कि भाषा जो है एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और इसे बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषा को क्या करते हैं, बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जहाँ तक कि सवाल है कि अभिव्यक्ति के माध्यम का सवाल है, भाषा को संपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं माना जा सकता है, लेकिन भाषा पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। तो बोलते समय विभिन्न प्रकार की भाव भंगियाओं, संकेतों और अंग संचालकों की ज़रूरत मनुष्य को नहीं पड़ती है भाषा के टाइम में। कहने का यह तात्पर्य है कि मनुष्य के मनोभाव जब भाषा से व्यक्त नहीं हो पाते हैं, तब वह अंग संचालन, भाव भंगियाँ और विविध प्रकार के संकेतों का प्रयोग करके अपने मनोभावों को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से भाषा जो है क्या होते हैं कि अपने मनोभाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तब हम उनको क्या कहते हैं साथियों, भाषा कहते हैं। अब जो है साथियों देखते हैं कि भाषा के रूप, देखिए भाषा के रूप जो होते हैं साथियों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका जो है 3 टाइप का भाषा के रूप होते हैं। यदि पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो आप बता सकते हैं कि 3 प्रकार के। पहला जो होता है वह आपका मौखिक भाषा होता है। पहला मौखिक भाषा, पहला जो होता है साथियों वो क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। और दूसरा जो होता है लिखित भाषा, दूसरा क्या होता है साथियों, लिखित भाषा होता है। और जो तीसरा होता है वह सांकेतिक भाषा होता है, सांकेतिक भाषा होता है। तो लेकिन मुख्य रूप से भाषा 2 टाइप का होते हैं। हालांकि भाषा का रूप 3 प्रकार होते हैं, भाषा का रूप जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार माना गया है व्याकरण में। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। क्योंकि सांकेतिक एक ऐसी भाषा होती है, यदि सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करके गूंगे व्यक्ति करते हैं, जिससे जो कि बोल नहीं पाते हैं सही ढंग से। जो छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं वह सांकेतिक भाषा का इशारा करते हैं। तो जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो जो सांकेतिक भाषा बोलते हैं, उनका जो भाषा होता है समझ में कई लोगों को नहीं आता है। हालांकि उन लोगों के गूंगे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति रहते हैं उनका भाषा कुछ समझ में आते हैं, लेकिन नए व्यक्ति यदि उसके सामने आ जाए वो व्यक्ति बोलने लगे तो उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा का मुख्य रूप नहीं माना गया है। इसलिए मुख्य रूप से मौखिक भाषा और लिखित भाषा भाषा का मुख्य रूप होता है। अब जो है इसको और डिटेल में समझते हैं भाषा का रूप के बारे में। अब साथियों जो है देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं साथियों, हालांकि 3 रूप होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 रूप माना गया है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा क्या होता है लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा की अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। तो अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं साथियों, तो 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक एवं लिखित भाषा की अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। यानी मौखिक रूप यानी जो मुंह से जो हम लोग बोलते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, मौखिक भाषा। और जो हम कॉपी पर लिखते हैं वो क्या होते हैं, लिखित भाषा होते हैं। तो जो मौखिक भाषा जो होता है, मौखिक यानी जो मुंह से जो बोलते हैं, तो मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है। तो मौखिक रूप से भाषा का मूल रूप होता है। इसका मतलब मौखिक भाषा जो होता है वो भाषा का क्या होता है, मूल रूप होता है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि मौखिक रूप
मानव के सहज रूप से प्राप्त होता है। यानी सहज माने क्या होता है कि आसानी से, आसानी तरीक़ा से, जो हमें बिना मेहनत किए आसानी से जो चीज़ हासिल हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? सहज कहेंगे, सहज रूप कहेंगे। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट जो बोल रहा है कि मौखिक रूप मानव के सहज रूप से प्राप्त होता है। यानी मौखिक भाषा जो होता है साथियों, मनुष्य को आसानी से क्या होता है? प्राप्त हो जाते हैं। देखे होंगे कि जो व्यक्ति नहीं भी बिना पढ़े लिखे भी रहेंगे तब फिर भी मौखिक भाषा हमें आसानी से क्या होगा? आसानी से क्या होगा? जानकारी हो जाएगा और बोलने भी सीख जाएंगे। तो इसलिए मौखिक रूप से मानव के सहज रूप से प्राप्त होता है, जबकि लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आपको साथियों देखे होंगे कि बिना पढ़े लिखे भी आप मौखिक भाषा सीख सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा को लिखित के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आप लिखने का, लेकिन उस लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्रयास करना पड़ता है, कठिनाई करना पड़ता है, तब जाके प्रयत्न करने पर, विशेष प्रयत्न करने पर तब जाके हम लोग क्या करते हैं? लिखित भाषा सीख पाते हैं। लेकिन मौखिक भाषा बिना मेहनत किए ही हम लोग क्या करते हैं? सहज रूप से सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विशेष क्रम में भी पहले आता है और लिखित रूप बाद में। यानी भाषा का जो मौखिक रूप होता है व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास के क्रम में सबसे पहले कौन से आता है साथियों? सबसे पहले मौखिक भाषा आता है, उसके बाद लिखित भाषा आता है, लिखित रूप बाद में आता है। पहले जो है भाषा का जो मौखिक रूप होता है, यानी मौखिक भाषा जो होती है मनुष्य के यानी व्यक्ति के जीवन और समाज के पहले कौन आता है? मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा आता है। तो इस प्रकार से आपको लिखित भाषा और मौखिक भाषा यानी भाषा के जो दो रूप होते हैं उनको आप बेहतर ढंग से समझ गए।